विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास से ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा की यह पंक्ति आज के समय में कितनी प्रासंगिक है, इसको हम बिहार के राजनीति, परिवार और स्त्री की गरिमा पहचान से जोड़कर देख सकते हैं। जो महादेवी वर्मा यह कहती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास से ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। यह एक स्त्री के अस्तित्व और पहचान के संकट को अभिव्यक्त करती है। वर्तमान में बिहार की जो स्थिति है, बिहार की चुनाव हुआ, एक पार्टी का जीत हुआ, दूसरी पार्टी का हार हुआ। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो एक पार्टी का विजय हुआ, दूसरी पार्टी का हार हुआ। लेकिन इस हार के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू यादव जी के परिवार में जिस तरह से पारिवारिक विघटन की समस्या हमारे सामने आ रही हैं, और रोहिणी यादव जी जिन्होंने अपने पिताजी को किडनी दे करके अपने पिताजी का जान बचाया और उनको एक नया जीवन दिया, वो आज बयान दे रही हैं कि हमें परिवार से निकाला गया है, हमें अपमानित किया गया है और हमें ये बताया गया है कि तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारा यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में सभी लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि लालू यादव का परिवार टूट रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिनसे अपना परिवार नहीं संभल रहा है, वो बिहार क्या संभालेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम रोहिणी यादव जी के साथ हैं और हमारी संवेदनाएं रोहिणी यादव जी के साथ हैं, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्होंने बयान दिया कि मुझे परिवार में संजय यादव नामक एक व्यक्ति हैं जो तेजस्वी यादव के मित्र हैं, उनके सह पर हमें अपमानित किया। और यहीं से सोशल मीडिया में और मीडिया में एक चर्चा चल बसी है कि लालू यादव के परिवार में एक टूट पड़ गया। और साथ में यह भी चर्चा चली कि तेज प्रताप यादव को सबसे पहले परिवार से निकाला गया, उसके बाद रोहिणी यादव जी को परिवार से निकाला गया और लालू यादव के परिवार में एकता जो है ख़त्म हो रही है। लेकिन लोग इसको तेजस्वी की कमजोरी के रूप में देख रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि उनसे अपना परिवार नहीं संभल रहा है। और दूसरे पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में यह पारिवारिक मामला है, लालू यादव का यह पारिवारिक मामला है। लेकिन मैं इस पूरे प्रसंग को एक अलग नज़रिए से देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पूरे प्रसंग को एक अलग नज़रिए से देखें। जिसे महादेवी वर्मा की पंक्ति से मैंने शुरुआत किया कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। जब रोहिणी यादव को घर से निकाला गया, उनको अपमानित किया गया, तो क्या यह सिर्फ लालू यादव या तेजस्वी यादव के परिवार की समस्या है या रोहिणी यादव जी की व्यक्तिगत समस्या है, या यह पूरे भारतीय समाज की एक विरासत है और यह एक सामूहिक समस्या है। रोहिणी यादव जिस तरह से बिहार की राजनीति में अपनी सक्रियता दर्ज कर रही हैं और अपने परिवार के लिए अपनी किडनी दान करके जो अपने पिताजी को एक नया जीवन दिया, तो उन्होंने अपने परिवार में अपने पिता के लिए एक बलिदान किया और बिहार की राजनीति में वो भी अपना योगदान देना चाहती थी या फिर नीति निर्माण की भूमिका में अपना जगह बनाना चाहती थी, निर्णय की भूमिका में अपने आप को खड़ा देखना चाहती थी, तो कुछ गलत नहीं था। एक स्त्री जब अपने परिवार में नीति निर्माण की भूमिका में शामिल होना चाहती है या जब भी कोई निर्णय लिया जाता है, पारिवारिक निर्णय लिया जाता है, जब कोई स्त्री उसमें अपनी राय देती है, कोई बेटी अपनी राय देती है,
तो माना जाता है कि यह दूसरे के परिवार की है और यह इसका यहाँ के नीति निर्माण में कोई योगदान नहीं है, कोई महत्व नहीं है, और इसे यहाँ के नीति निर्माण में किसी तरह की दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बेटी अपने पिता को नया जीवन दे सकती हैं, जो बेटियां अपने पिता के लिए अपने माँ बाप की पूरी जिम्मेदारियां उठा सकती हैं, जो बेटियां अपने माँ के गर्भ से पैदा होती हैं, उसी गर्भ से उनका बेटा भी पैदा होता है, तो पिता या माता की जो राजनीतिक विरासत है, माता पिता की जो आर्थिक विरासत है, वो सिर्फ लड़कों के हक में जाए, पुत्र के हक में जाए, क्या यह न्याय संगत है? और यह किस तरह का लोकतंत्र है? यह किस तरह का पारिवारिक व्यवस्था है? यह किस तरह का परिवार नामक संस्था का नियम है कि माता पिता की राजनीतिक विरासत पर सिर्फ बेटों का कब्जा होगा, सिर्फ बेटों का अधिकार होगा? माता पिता की आर्थिक विरासत पर सिर्फ बेटों का अधिकार होगा? यदि बेटियां अपने पिता के, अपने माता के राजनीतिक या आर्थिक विरासत पर अधिकार चाहती हैं, तो यह कहाँ से न्याय संगत होगा? अन्य न्याय संगत नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव की टीम द्वारा या संजय यादव द्वारा या तेजस्वी यादव के सहपर रोहिणी यादव को अपमानित किया जाना, यह तेजस्वी यादव की कमजोरी तो है ही, और ऐसे में लालू यादव की व्यवस्था भी है कि वह अपने बेटा और बेटी के बीच सत्ता का संतुलन स्थापित करने में कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। यह एक बहुत ही संकट स्थिति है उनके लिए, लेकिन अगर उनकी बेटी बिहार की राजनीति में, बिहार की सत्ता में, बिहार के नीति निर्माण में, आरजेडी के नीति निर्माण में निर्णय की भूमिका में शामिल होना चाहती हैं, तो उनको बाहर क्यों किया जाए? उनको महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जो लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं कि जिनसे अपना परिवार नहीं संभल रहा है वो बिहार की राजनीति क्या संभालेंगे, तो मेरा उनसे सवाल है कि यह समस्या सिर्फ लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी की समस्या नहीं है। यह अज्ञात भारतीय समाज के हर घर की समस्या है, और यह समस्या बिहार के लालू यादव जी के परिवार की समस्या नहीं है। यह समस्या भारतीय समाज की समस्या है। जब एक बेटी अपने पिता से, अपने भाई से, अपने पिता की या माता की राजनीतिक या आर्थिक विरासत में हिस्सा चाहती है, तो भारत का कोई भी माता पिता उसके पक्ष में खड़े नहीं होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बेटी के पक्ष में खड़े होते हैं। और भाई जो पिता की विरासत को सिर्फ अपनी विरासत समझते हैं, पिता की विरासत को अपना इकलौता विरासत समझते हैं और बहनों को उस विरासत का भागीदार नहीं बनाते हैं, तो यह उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। क्योंकि यह 21वीं सदी महिलाओं की भागीदारी का सदी है। 21वीं सदी, आने वाला 75 साल, 21वीं सदी का यह 75 साल जो है बचा है, यह महिलाओं की नीति निर्माण में भूमिका का समय है। AI का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है और महिलाओं की भागीदारी का समय है। अगर आप उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो आपके सामने बहुत बड़ी क्राइसिस होगी। और 21वीं सदी एक उथल पुथल का समय है। 21वीं सदी आने वाला जो समय है, एक उथल पुथल का समय आने वाला है, जहाँ पर पितृसत्ता यानी कि पुरुष समुदाय का जो संसाधनों पर कब्जा है या उनका एकाधिकार है, उस पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने वाला योग है। तो ऐसे में यह सवाल कि तेजस्वी यादव ने रोहिणी यादव को पार्टी में जगह नहीं दिया, नीति निर्माण में जगह नहीं दिया, यह उनकी व्यक्तिगत कमजोरी के साथ साथ यह एक सवाल भी उत्पन्न करता है, इस विमर्श को भी जन्म देता है कि भारतीय समाज में कितने भाई, कितने पिता अपनी पिता की राजनीतिक विरासत को, आर्थिक विरासत को बहनों को सौंपने के लिए तैयार है। और इस विषय पर चर्चा बहुत कम हो रही है कि महिलाओं को पिता की राजनीतिक और आर्थिक विरासत में भागीदार बनाया जाए। इस पर खुलकर बात होनी चाहिए और हर घर में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए कि बेटियां कुछ चंद दिनों की मेहमान नहीं हैं, वे हमारी संतान हैं
और उनको बेटों के बराबर भी भागीदारी देना होगा। जो लोग बेटियों को सिर्फ किचन में रखना चाहते हैं, कुछ लोग तर्क देंगे कि बेटियां पढ़ लिख रही हैं, बेटियां रोज़ नौकरी पा रही हैं, बेटियां बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर बैठी हुई हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब उन बेटियों को परिवार की आर्थिक संपत्ति से बेदखल किया जाता है तो वे अपने दम पर कमाती हैं, अपने दम पर पढ़ती हैं, पिता के सहयोग से तो पढ़ती हैं, लेकिन पिता के द्वारा बेटियों को पढ़ाने लिखाने में जो सहयोग किया जाता है उससे बेटियां पढ़ लिख कर नौकरी करती हैं, रोजगार करती हैं, लेकिन पढ़ाया तो बेटों को भी जाता है। तो जब बेटा और बेटियों दोनों को पढ़ाया जाता है, ऐसे स्थिति में बेटा को पूरी राजनीतिक और आर्थिक विरासत सौंप दी जाती है और बेटियों को कहा जाता है तुम नौकरी करो या तो किसी के घर में किचन में जाओ, खाना बनाओ और बच्चों की परवरिश करो, तुम्हारी यही भूमिका है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस लोकतंत्र के 75 साल की यात्रा में हमने क्या अर्जित किया? हमने यही अर्जित किया कि बेटियों को पढ़ा लिखा कर नौकरी करा देंगे और पिता की आर्थिक और राजनीतिक विरासत पूरी की पूरी बेटों को सौंप देंगे। क्या यह अन्याय नहीं है? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है? नहीं है। तो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि लालू यादव जी से अपना परिवार नहीं समझ रहा है, तेजस्वी यादव जी से अपने परिवार नहीं समझ रहा है, उनसे मेरा सवाल है कि आपने अपनी बेटियों को अपने बेटा के बराबर हक दिया है? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का अवसर दिया है? बेटियों को पढ़ाकर विदेश भेज दिया, लंदन भेज दिया, अमेरिका भेज दिया, जर्मनी भेज दिया, पढ़ लिख कर नौकरी करी, लेकिन उसके साथ साथ बेटों को भी तो पढ़ाया तो दोनों लोगों को। लेकिन जब राजनीतिक विरासत देने की बात आती है, जब आर्थिक विरासत देने की बात आती है, तो आप बेटों को पूरा सौंप देते हैं और शादी के बाद बेटियों को अपने घर का सदस्य नहीं माना जाता है और कहा जाता है दूसरे घर की मेहमान है। तो क्या न्याय संगत है? क्या यह 21वीं सदी में स्त्री की भूमिका को, स्त्री की पहचान को, स्त्री के अस्तित्व को एक नए नज़रिए से देखने के लिए एक नया सवाल खड़ा नहीं पैदा करता है? यह एक विचारणीय विषय है और वही यादव जी ने खुल करके जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी से सवाल किया है या फिर उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया है, वह आज की स्त्रियों के लिए एक मिसाल है। और धीरे धीरे यह छोटा छोटा जो टकराहट है या स्त्री समाज को एक आत्मविश्वास देगा कि हमें भी अपने पिता की राजनीतिक और आर्थिक विरासत का हिस्सा बनना होगा, तभी जाकर इस देश की महिलाएं सशक्त होंगी। आपको क्या लगता है कि आप शिक्षा अर्जित कर लिए, नौकरी कर लिए तो आप जो है सशक्त हो जाएंगे? नहीं, सिर्फ इससे आप सशक्त नहीं होंगे। जब तक स्त्री समाज सशक्त नहीं होगा तब तक 2, 4, 10, हज़ार लाख स्त्रियों के सशक्त होने से, नौकरी कर लेने से, शिक्षित हो जाने से स्त्री समाज सशक्त नहीं हो सकता है। जब तक कि उनको पिता की राजनीतिक और आर्थिक विरासत का हिस्सा न बनाया जाए तब तक सशक्त होने में संशय है मुझे। ऐसे में रोहिणी यादव ने अपने भाई के प्रति अपना विरोध दर्ज किया। यह एक बहुत ही बड़ा कदम है और इस तरह के कदम दर्ज होते रहने चाहिए जिससे कि पितृसत्ता जो कि एक कब्जा जमाए हुए है और एक विरासत को, अपने पिता की विरासत को अपना इकलौता विरासत समझते हैं, उस पर एक चोट है। और यह न सिर्फ रोहिणी यादव जी का प्रतिरोध है बल्कि यह विरोध पूरे भारतीय समाज की महिलाओं की तरफ से यह विरोध दर्ज किया जा रहा है और पितृसत्ता पर एक हथौड़ा है। यह हथौड़ा पितृसत्ता की जड़ों को फोड़ तो नहीं सकता है, तोड़ तो नहीं सकता है निश्चय ही, लेकिन निश्चय ही उसे कमज़ोर ज़रूर कर सकता है। और इस तरीके से यह सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे में इन तरह के विचारों पर चर्चा होना स्त्री समाज के लिए एक मनोवैज्ञानिक आत्मविश्वास पैदा करने वाला विमर्श होगा। और रोहिणी यादव जी के बहाने समस्त स्त्री समाज में और भारतीय समाज में एक नए नज़रिए से राजनीति को परिभाषित करने की ज़रूरत है, एक नए नज़रिए से विमर्श करने की ज़रूरत है और राजनीति में स्त्रियों को पुरुषों के सहारे अपनी जगह बनाने की जो राजनीतिक संस्कृति हमारे देश में विकसित है, उसमें एक ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए जैसे आदरणीय मायावती जी ने भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मिसाल कायम किया है। उन्होंने नीति निर्माण और डिसीजन मेकिंग, निर्णय की भूमिका में सर्वोच्च पद पर खड़ा होकर के यह संदेश दिया है देश की महिलाओं को कि हम भी स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं और हम भी अपनी पहचान बना सकते हैं। और निश्चय ही मायावती जी के कदमों पर, उनके परंपरा पर रोहिणी यादव जी का यह, उन्हीं की परंपरा पर रोहिणी यादव जी का यह
निर्णय है, उसकी विरासत है, जो मायावती जी का डिसीजन लेने का निर्णय है, उस पर एक उसी रास्ते पर रोहिणी यादव जी का अपना विरोध दर्ज हुआ है। और इस तरह का विरोध और प्रतिक्रिया दर्ज होती रहनी चाहिए, ताकि पितृ समाज का जो प्रभुत्ववादी लोग हैं, जो सत्ता को अपने हाथ में लिए बैठे हैं, उसका विभाजन होना चाहिए और स्त्रियों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। धन्यवाद।